मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद। और बाजार में इन्वेस्टमेंट्स में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, ग्लोबल मैक्रोज, डोमेस्टिकली जो लिक्विडिटी रन रैली दिख रही है, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए इस बाजार में। हमारे साथ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के CIO शैलेश राजभान आज जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। शैलेश जी, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको लाइव, बहुत दिनों बाद आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, ढेर सारी बातें आपसे करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि इस समय एक म्यूचुअल फंड, इतना बड़ा म्यूचुअल फंड आप चला रहे हैं, ये इस समय थोड़ा आप नर्वस हैं? इतनी भयंकर लिक्विडिटी रश हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से एटलीस्ट। SIP का नंबर एक तरफ बढ़ा जा रहा है न्यू रिकॉर्ड की तरफ। FIs बहुत थोक के भाव पैसा डाल रहे हैं। क्या ये वैल्यूएशंस को थोड़ा डिस्टॉर्ट करने का रिस्क है जो तो आपको थोड़ा सा नर्वस करता है? न्यू टर्म में काफी सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टेशंस है इन्वेस्टर्स के, एंड अभी जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं उनके कारण पॉलिटिकल सर्टेनिटी एंड पॉलिसी सर्टेनिटी पे ग्रेटर एम्फोसिस रहता है लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स का। सो ये सब चीज आर ड्राइविंग फ्लोज, और एटलीस्ट एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्लोज आर बीइंग ड्राइव। सो ओवर द नेक्स्ट 3 4 5 years अगर पॉलिसी कंटिन्यूटी रहे, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रोथ इन इंडिया आर लाइकली टू बी मच मच बेटर। सो दैट इज ड्राइविंग इट। आप जो पॉइंट बता रहे हैं फ्लोज की, नियर टर्म में फ्लोज सर्टनली डिस्टॉर्ट करते हैं वैल्यूएशंस। अगर आप देखेंगे पिछले 12 महीने में, 18 महीने में, फ्लोज इन स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स जनरली हैव बीन वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री। सो वो फ्लोज हैव डेफिनेटली have created some kind of I would say demand for these kind of stocks over the years, and उसके कारण आपको certainly वहाँ valuations थोड़े महंगे लग रहे हैं। उसी तरह अगर आप देखेंगे आज कैप फ्लोज उतने अच्छे नहीं रहे हैं पिछले 12-18 महीने में, एंड उसके कारण वहां पे वैल्यूएशंस रिलेटिव टू अदर स्पेसेस बहुत सेंसिबल है। सो आई थिंक ये शिफ्ट फ्लोज के कारण नियर टर्म में सर्टनली होता है, और हमें लगता है कि ये फ्लोज के कारण लार्ज कैप साइड में जहाँ पे फ्लोज हैव बीन रिलेटिवली म्यूटेड और काफी स्लो है पिछले 12-18 महीने से, वहां पर सेंसिबल वैल्यू अवेलेबल है। राइट। शैलेश जी, ये बताइए कि जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, मैं पॉलिटिकल मैटर को एक बार साइड में रखूंगा थोड़ा, वो अक्सर प्राइस इन भी हो जाता है और इन्वेस्टर वर्ग जो है वो ओवरडू भी करता है, या तो बहुत डिप्रेस हो जाता है या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिटिकल सेटअप पे। लेकिन इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बाजार के लिए और इक्विटी वैल्यूएशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट हाइक सिनेरियो, एक साइकिल देखा, फिर पॉज देखा, अब हम शायद रेट कट्स की तरफ देख रहे हैं। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करेगा? इंडिया की जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं 18 से 24 महीने तक, वहाँ क्या मदद मिल सकती है इंटरेस्ट रेट्स अगर वाकई गिरना शुरू हो जाते हैं इतने टाइम पीरियड में? देखिए, इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में उतने नहीं बढ़े थे जितना ग्लोबली बढ़े हैं। तो इसके ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स, वेरी 12-18 मंथ्स में वेरी शार्प रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स आर अनलाइकली इन इंडिया। तो इंडिया का इंटरेस्ट रेट लेवल फॉर इट्स लेवल ऑफ इन्फ्लेशन फेयरली सेंसिबल है, उसमें शायद ज्यादा ड्रॉप होने के चांसेस कम है। सो इंटरेस्ट रेट के कारण, लोअर इंटरेस्ट रेट के कारण क्या अर्निंग्स ऑफ कंपनीज को बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? मुझे नहीं लगता है नियर टर्म में। आई थिंक इंडिया का रिकवरी अर्निंग्स का रेवेन्यू ग्रोथ से होना पड़ेगा, बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा वीक रहा है पिछले 12-18 महीने में, एंड रेवेन्यू ग्रोथ से जो भी ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा उससे बेनिफिट होगा इंडिया का। एंड मुझे लगता है अर्निंग्स विल मोर बी ड्रिवन बाय रेवेन्यू ग्रोथ रिकवरी फ्रॉम लोस। जैसा कि रूरल सेक्टर अभी ठीक नहीं कर रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट आने से थोड़ा रेवेन्यू ग्रोथ में अपलिफ्ट आएगा। ग्लोबल ग्रोथ वीक रहने के कारण थोड़ा उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आए अगले 12-18 महीने में, तो वहां पे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। एंड मुझे लगता है दैट विल बी द ड्राइवर एंड नॉट इंटरेस्ट रेट सेविंग्स और इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग्स फॉर कंपनीज इन इंडिया। ऑलराइट, मॉर्निंग मिस्टर शैलेश। तो ऐसे में कौन से बड़े की सेक्टर्स या की थीम्स होनी चाहिए जो रडार पर इस वक्त रखने चाहिए इन्वेस्टर्स को? एक जो भी सेगमेंट ऑफ बिजनेसेस है जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ की शिफ्ट अप इज गोइंग टू बी मटेरियल। एक तो है, आप देखेंगे बैंक्स हैव वेरी वेरी स्ट्रांग बैलेंस शीट्स, तो उनका कंस्ट्रक्ट लो क्रेडिट कॉस्ट, इंप्रूविंग ROEs एंड स्ट्रांग बैलेंस शीट्स, एंड पूरा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उनके अगले 3 से 5 साल में सामने दिखता है। तो दैट स्पेस में बहुत सेंसिबल वैल्यू है। दैट स्पेस में बिकॉज ऑफ FI सेल ऑफ एंड ऑल दैट अंडर परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2 साल में, एंड उसके कारण सेलेक्टिवली लार्ज बैंक्स में, सेलेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस में मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी हमें लगता है स्पेस।
दूसरा है एनर्जी ट्रांसिशन थीम में, पावर यूटिलिटीज में नियर टर्म के लिए शायद वैल्यूएशंस हैव रन अप, बट आई थिंक ये लंबा थीम है, तो अगले 3-5 साल में इसमें भी सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इमर्ज होती है। लॉन्गर टर्म थीम्स में अगर आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल एज अ थीम कंटिन्यूज टू बी अट्रैक्टिव, कंस्ट्रक्ट रीजनेबल है in terms of how the demographics are, how the disease profiles are in India for growth, and lot of solutions are needed here. इसमें काफी significant काम होना पड़ेगा अगले 10, 15, 20 साल, जबकि quality of healthcare in India becomes available to everyone, and the scale of the business and the size of the business here will be very, very large. शैलेश, हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन मान के चलते हैं, मान लीजिए जो सिटिंग गवर्नमेंट है यही गवर्नमेंट 2024 के अंदर रिपीट हो जाए इलेक्शंस के बाद, तो वो किस सेगमेंट को सबसे ज़्यादा काम करेगी और किस चीज़ पे आपको अफेक्ट मार्केट पे भी दिखेगा? जैसे पिछले बार के दौर में उन्होंने रेलवेज और डिफेंस पे काफ़ी काम किया, मान लीजिए 2024 में रिपीट हो गए तो फिर किस में काम ज़्यादा करेंगे? अगर आप पॉलिसी एनवायरनमेंट देखेंगे, पॉलिसी एनवायरनमेंट में मेनी लार्ज सेक्टर्स में अभी एक्टिविटी सिग्निफिकेंट हो चुका है। जैसे आप बात कर रहे हैं डिफेंस के बारे में, रेलवेज के बारे में, सो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। ऐसा इन्वेस्टमेंट हमें अगले 10 साल चाहिए टू बी एबल टू कवर अप फॉर द गैप in terms of the money which has gone into these sectors, और ये सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बहुत लॉन्ग टर्म है। सो पॉलिसी कंटिन्यूटी में बेनिफिट ये सेक्टर्स को काफी सिग्निफिकेंट मिलेगा। मेनी अदर एरियाज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेनिफिट होने के कारण वो बैंक्स में भी फीड इन करेगा, बिकॉज पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल वुड लीड टू डिमांड फॉर क्रेडिट। सो आई थिंक ये दो, so engineering and manufacturing space as a sector from an investment point of view, and banking also as a space which is a beneficiary or an indirect beneficiary of all the investment cycles which happen. एक चीज आपको नोट करना पड़ेगा कि within valuations आप कंसिडर करेंगे, in that context the banks are much better placed than engineering and manufacturing businesses where the valuations lie today. So ये स्पेस में दोनों बिजनेस, दोनों कैटेगरीज में ग्रोथ सिग्निफिकेंट रह सकता है, एंड वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट हमें बैंकिंग स्पेस में ज्यादा है। शैलेश, आपका व्यू केमिकल स्पेस पे इस समय क्या हो रहा है? क्योंकि हमने देखा है 4 साल का अंडर परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखा है, कुछ अर्ली साइंस आपको टर्न अराउंड के दिखते हैं? क्योंकि ओनरशिप बहुत कम हो गई है, कोई बात नहीं कर रहा है, पॉपुलर नहीं है इन्वेस्टर कम्युनिटी में वो स्पेस। क्या वहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिख रही है आपको 1 से 2 साल के लिए, या अभी आप उससे टच नहीं करेंगे? ये सेक्टर आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस 2-3 साल पहले तक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद अभी इट इज कम इनटू करेक्शन और कंसोलिडेशन मोड। हमें इमीडिएट ट्रिगर्स नहीं दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ द री रेटिंग ऑफ द सेक्टर अगेन, बट कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट काफी सिग्निफिकेंट हुआ है, सो कैपेसिटी लेड ग्रोथ विल सर्टनली कम। प्राइसिंग में एंड मार्जिन्स में I think sector today is at its bottom, so hopefully there will be some improvement in terms of the margins they will get. Whether जो पास्ट ग्लोरी ये सेक्टर की है, विल इट कम बैक टू द होल सेक्टर? आई डोंट थिंक सो, बट उसमें स्पेशलिटी केमिकल बिजनेसेस विच आर निश बिजनेसेस विद स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप, वहां पे आपको रिबाउंड दिख सकता है अगले 12-18 महीने में, बिकॉज वो स्पेस में देयर इज अ राइट टू विन फॉर कंपनीज, एंड कंपनीज हैव बिल्ट स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। ऑलराइट शैलेश, जितना भी पावर स्पेस है, रेलवे स्पेस है, इनका सारा जो वैल्यू चेन है, जो सप्लाई चेन है, वो जिस तरह की उन्होंने मूव दिखाई है, और बड़े ट्रिगर्स इनके लिए अभी भी हैं कि इनमें स्ट्रॉन्ग मूव रहेगी, लेकिन ये कौन से फेज में है? अगर हम पावर की फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली बात करें तो इनमें कौन सी पॉकेट्स आपको लगता है चलती रहेंगी, चाहे वो पावर ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर जनरेटर्स हो? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्टिविटी है वो अभी विद सो मच सोलर कैपेसिटी कमिंग इन, सो मच विंड कैपेसिटी कमिंग इन, और ये सब आने के कारण यहाँ पे पूरा रीडिजाइन होना पड़ेगा, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैव टू गो, सो दैट लेग इज स्टिल yet to happen in terms of investment cycle there, and very substantial investments there. On the generator side, people who were in coal capacities and all that, ये सब लोग चाह रहे हैं कि रिन्यूएबल में सिग्निफिकेंट शेयर बनाए, सो बहुत सारे कंपनीज है, बिजनेसेस है, जिनको अभी हर उनका इंक्रीमेंटल पैसा उन्हें रिन्यूएबल साइड में डालना है टू रीबैलेंस देयर मिक्स ऑफ पावर। आई थिंक वो स्पेस में इमीडिएट कैटलिस्ट है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वहां पे हमें लगता है कि लार्ज कंपनीज 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ एनुअली काफी साल तक डिप्लॉय कर सकते हैं, खाली अगर वो सेंसिबल है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ दिस न्यू इन्वेस्टमेंट दे आर लुकिंग एट, वहां पे वैल्यू क्रिएशन बहुत ज्यादा हो सकता है। उसके साथ साथ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वो भी पूरा रीडिजाइन करना पड़ेगा।
और वो हमें लगता है कि अगले 3 से 5 साल में डेफिनेट होगा। सो पूरे स्पेस में ईच सेगमेंट फीड्स इनटू द अदर फॉर ग्रोथ एंड मटेरियल अपॉर्चुनिटी स्टिल एग्जिस्ट करती है। ठीक है शैलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।